हाँ देखो, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या होने वाला है बच्चों? रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हम पढ़ने वाले हैं। रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि एक्चुअल में जो एटम होते हैं, एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, कैसे उनका इंटरनल स्ट्रक्चर रहता है, ये सारी बातें हमें किससे पता चल रही है? रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से पता चली है। ये बात समझ में आई क्या? गले को क्या हो गया? हाँ तो देखो बच्चों, रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हम सबसे पहले उसका सेटअप समझेंगे कि रुदरफोर्ड ने किस तरीके से अपना काम किया था। तो रुदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था, उसने सबसे पहले एक लीड बॉक्स लिया। क्या लिया बेटा? एक इस तरीके से उसने क्या रखा? लीड बॉक्स लिया, और इस लीड बॉक्स के अंदर एक अल्फा सोर्स रखा। क्या रखा बेटा? तो यहां पे मैं मानता हूं कि यहां पे उसने क्या रख दिया? अल्फा सोर्स रख दिया इस तरीके से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे उसने ये क्या लिया है बच्चों? लीड बॉक्स लिया है। ये क्या चीज है? लीड बॉक्स। अब सवाल उठता है कि उसने लीड बॉक्स ही क्यों लिया था? क्योंकि लीड बॉक्स के अंदर एक खास बात ये होती है बच्चों कि अगर इससे ये जो रेडिएशन होता है, रेडिएशन को अपने अंदर से जल्दी आर पार आने जाने नहीं देती है। तो इसके दो मेन पर्पस थे कि पहला पर्पस तो ये था लीड बॉक्स का कि जो अल्फा रेज, अल्फा सोर्स से जो अल्फा रेज निकलेगी उसको फोकस किया जा सके, उसकी एक बीम प्रोड्यूस की जा सके। और दूसरा, आपको पता होना चाहिए जो अल्फा रेज होती है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती है, उससे हमको क्या हो सके बेटा? प्रोटेक्शन मिल सके। तो यहाँ से क्या निकल रही है बच्चे? अल्फा रेज। अल्फा सोर्स से क्या निकले? अच्छा, अल्फा सोर्स के लिए ये क्या चीज है मेरा? अल्फा सोर्स है, जिसके लिए रेडियम यूजुअली यूज किया गया। क्या यूज किया गया? रेडियम नाम का एलिमेंट यूज किया गया था। ठीक है, तो अभी तक रुदरफोर्ड ने क्या किया? एक उसने लीड का बॉक्स लिया, उस लीड बॉक्स में क्या लिया उसने? अल्फा सोर्स के तौर पे किसको लिया? रेडियम को लिया। और उस अल्फा सोर्स से क्या निकला बेटा? अल्फा रेज निकले। क्या निकले? तो ये अल्फा रेज की एक बीम निकल रही है। अल्फा रे की क्या निकल रही है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि उसने रेडियम क्यों लिया? क्योंकि रेडियम बहुत अच्छा सोर्स है किसका? अल्फा रे का। ठीक है, दूसरा पूछूं उसने लीड बॉक्स में इसको क्यों प्लेस किया? तो आप क्या कहोगे? लीड बॉक्स से दो काम हुए। पहला, उसको खुद को प्रोटेक्शन मिली कि अल्फा रेज जो निकल रही है वो हमारे लिए हार्मफुल होती है, और दूसरा, उसको एक जगह फोकस करने में क्या हुआ? इजी हुआ कि वहीं से निकले। एक बीम बनाना उससे क्या हो गया? पॉसिबल हो गया। ये बात समझ में आई? अल्फा सोर्स के लिए उसने कौन सा मटेरियल चुना, कौन सा एलिमेंट चुना? रेडियम को चुना। किसको चुना बेटा? रेडियम को चुना। यहां तक इतनी बातें समझ में आई। अब ये जो अल्फा रेज होती है, सवाल ये उठता है कि अल्फा सोर्स से अल्फा रेज निकली है, तो ये अल्फा रेज किससे बनी है? तो ये बनी है अल्फा पार्टिकल से। किससे बनी है बेटा? ये किससे बनी हुई है? अल्फा पार्टिकल से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? और ये अल्फा पार्टिकल, एक्चुअल में ये अल्फा पार्टिकल के अंदर क्या है बेटा? तो अल्फा पार्टिकल के अंदर दो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है, और दो इसके अंदर क्या है बेटा? न्यूट्रॉन है। दो क्या है? न्यूट्रॉन। तो इसके अंदर दो क्या है बच्चे? बोलो बोलो। न्यूट्रॉन है। और दो क्या है इसके अंदर बेटा? प्रोटॉन है। तो मतलब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से एक अल्फा का पार्टिकल, मतलब अल्फा रेस किससे बनी है? छोटे छोटे अल्फा पार्टिकल से बनी है। और वो अल्फा पार्टिकल किससे बना है? दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन से। तो कई बार देखोगे तो हम ये कह देते हैं कि ये जो अल्फा पार्टिकल है ये हीलियम का 2 पॉजिटिव आयन होता है। क्या होता है? हीलियम क्या? मतलब हीलियम जो होता है, अगर मैं हीलियम की बात करूं दोस्तों, तो हीलियम के सेंटर में भी क्या होते हैं? 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और उसकी अलग अलग ऑर्बिट के अंदर, ध्यान दीजिएगा,
तो इसकी अलग अलग ऐसे ऑर्बिट में, ये इसकी पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रोटेट करते रहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रोटेट करते रहते हैं। ये हीलियम का स्ट्रक्चर है। ये किसका स्ट्रक्चर है? तो ये जो हीलियम का स्ट्रक्चर है, इसमें से अगर मैं किसको निकाल दूं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं, तो जो हीलियम का न्यूक्लियस बचेगा, उस हीलियम के न्यूक्लियस को ही एक तरह से ट्रीट कर रहे हैं हम, क्या चीज की तरह? अल्फा पार्टिकल की तरह। मतलब अल्फा पार्टिकल और हीलियम के न्यूक्लियस में कोई फर्क नहीं होता। अल्फा पार्टिकल में भी 2 प्रोटॉन होते हैं, इसमें भी 2 प्रोटॉन होते हैं, उसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इसमें भी 2 न्यूट्रॉन होते हैं, उसके ऊपर भी 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर भी 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। इसीलिए अल्फा पार्टिकल को He2 पॉजिटिव से हम कई बार दिखा देते हैं। ये बात समझ में आई क्या? पक्का यहां तक समझा? तो अभी तक रुदरफोर्ड, अच्छा रुदरफोर्ड का एम क्या है? तो रुदरफोर्ड से पहले कौन आया है बच्चे? जे थॉमसन आ चुका है। कौन आ चुका है? और जे थॉमसन ने अपना प्लम पुडिंग मॉडल दे दिया है, जो कि बहुत हद तक क्या था? एक्यूरेट नहीं था। तो एटम का एक्यूरेट स्ट्रक्चर बताने के लिए रुदरफोर्ड एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कर रहा। उसके लिए सबसे पहले लीड बॉक्स लेता है, लीड बॉक्स के अंदर रेडियम का एक सोर्स लेता है, रेडियम लेता है जो अल्फा सोर्स की तरह काम करता है, और इस अल्फा सोर्स से क्या निकलती है? अल्फा रेज निकलती है। अल्फा रेज किससे बनी हुई है? छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है। और ये पार्टिकल के अंदर क्या है बेटा? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। मतलब एक अल्फा पार्टिकल के अंदर, एक अल्फा पार्टिकल कितने प्रोटॉन से मिलकर बनता है? 2। उसमें कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 2। उसके ऊपर चार्ज कितना होता है? 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। कितना होता है बेटा? 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यहां तक आप बात समझ पाए क्या दोस्तों? किसी को यहां तक कोई डाउट? अब उसने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पे वो क्या कर रहा है बच्चे? यहां पे 2 स्लिट रख दिया उसने। क्या रख दिया? 2 स्लिट। यहां पे ऐसे 2 स्लिट लगा दिया। ये क्या लगाया बेटा? स्लिट लगा दिया। अब ये स्लिट क्या होती है भाई? तो कई बार आपने अगर 3D मूवी देखी होगी, तो 3D मूवी देखने के लिए आपको चश्मे पहनने पड़ते हैं। वो जो चश्मे होते हैं एक्चुअल में उसमें क्या रहती है? स्लिट रहती है। क्या रहती है? अब स्लिट होती क्या है? तो यूजुअली देखिए एक इस तरीके से आपका जो चश्मा रहता है, उस चश्मे के अंदर एक ऐसे ग्लास जैसा लगा रहेगा, और इस ग्लास में बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं बेटा? ऑब्स्टेकल होते हैं। ऐसे वर्टिकल ऐसे लाइनें होती हैं। और ऐसी कितने लाइनें होती हैं? तो लगभग 5 से 10 हजार के बीच में ऐसी लाइनें होती हैं इतने छोटे से चश्मे के अंदर। 5 से 8 हजार के बीच में, 5 से 10 हजार के बीच में, डिपेंड करता है कि हमें किस चीज का पोलराइजेशन कराना है। ठीक है? तो ऐसे बहुत सारी क्या होती है? छोटे छोटे गैप होते हैं। तो अगर इसमें से रेज आएगी तो इसके बीच में से ही जा सकती है, इसके बीच में से ही जा सकती है। तो ऐसी उसने कितनी रेज लिया बेटा? तो ऐसे उसने 2 ऐसी उसने कितने ऐसे बीम लिया बेटा? 2 बीम लिया। एक में ऐसे हॉरिजॉन्टल लगे थे, एक में कैसे लगे थे? वर्टिकल लगे हुए थे। एक में हॉरिजॉन्टल और एक में वर्टिकल। अब इन दोनों को अगर मैं देखो, पहले ये वाला मान लो हॉरिजॉन्टल वाला है, तो ये कैसा होगा? वर्टिकल वाला होगा। और इन दोनों को अगर मैं एक के ऊपर एक रख दूं, तो ये कैसा बन जाएगा बेटा? देखो छोटे छोटे जाली जैसा बन गया क्या? तो अब यहां पे ध्यान समझो, ये इधर से एक सिंगल बीम आ रही थी, इधर से क्या आ रही थी? मतलब मैं यहां पे ये कह रहा हूं कि यहां से अल्फा रेज की क्या आ रही है बेटा? एक सिंगल बीम आ रही है। जैसे यहां पे ऐसे दिखा देते हैं हम लोग कि यहां से अल्फा बीम एक सिंगल बीम आ रही, लेकिन जैसे ही वो इन स्लिट से पास होगी, वैसे ही क्या होगा बेटा? वैसे ही क्या होगा? ये छोटे छोटे बीम में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी। अरे होगी कि नहीं होगी? तो ऐसे लगभग 30 से 35 हजार बीम बन जाती थी। मतलब यहां पे ये एक सिंगल बीम है, लेकिन जैसे इससे पास हुई, लगभग ये कितनी हो गई? 30 to 35 के। ठीक है? इतनी बीम में ये सिंगल बीम क्या हो गई? टूट गई। आप समझे इस बात को? जैसे शावर होता है ना, आप देखते हो शावर में पानी आता है एक मोटी सी बीम से, और वहां पे सामने बहुत सारे छोटे छोटे होल होते हैं, तो उसमें से बहुत सारी बीम निकल जाती है, जस्ट लाइक दैट। तो ये स्लिट का काम क्या है? एक सिंगल बीम को मल्टीपल बीम में क्या करना? कन्वर्ट करना। मल्टीपल छोटी छोटी बारीक बारीक बीम में क्या करना बेटा? कन्वर्ट करना। तो ये स्लिट क्यों लगाया? यहां तक बात समझ में आई क्या? आगे बढ़े दोस्तों। तो अब यहां पे इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बच्चों। अब इतना करने के बाद में दूसरी एक चीज समझिएगा कि ये जो अल्फा रेज होती है बेटा, ये हमको आंखों से दिखाई नहीं देती है। अल्फा रेज हमको आंखों से दिखाई देती है क्या? नहीं। तो अल्फा रेज हमको आंखों से दिखाई नहीं पड़ती है। तो अब आंखों से नहीं दिखाई देती है, तो इसके लिए अब क्या किया जाए बताओ? बोलो। इसको देखने के लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा? अरे क्या यूज किया जाएगा? फोटोग्राफिक प्लेट। क्या रखा?
फोटोग्राफिक प्लेट। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए इसके चारों ओर, मतलब अपने एक्सपेरिमेंट के चारों ओर उसने क्या लगा रहा है, फोटोग्राफिक प्लेट लगा रहा है। अच्छा, फोटोग्राफिक प्लेट से पहले एक और चीज समझो। गोल्ड पता है आप लोगों को? अरे गोल्ड पता है क्या? क्या खास बात होती है गोल्ड की? बहुत महंगा होता है। उसके अलावा क्या? गोल्ड में एक प्रॉपर्टी मिलती है, मिलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेटल की प्रॉपर्टी होती है मिलेबल एंड डक्टाइल। मेटल आर मिलेबल एंड डक्टाइल। गोल्ड भी क्या है बेटा? गोल्ड क्या है आपका? एक तरह बहुत ही ज्यादा हैवी मिलेबिलिटी ये शो करता है। अब जो रुदरफोर्ड है, रुदरफोर्ड को किसकी स्टडी करनी है बच्चों? एटम की स्टडी करनी है। तो मान लो मैंने यहाँ पे एक ऐसे गोल्ड का ऐसे ब्लॉक लिया। अब इस गोल्ड में ऐसे बहुत सारे क्या है बच्चे, इसके एटम है। और अगर मैंने इसको पीट पीट के पतला करना शुरू कर दिया तो ये पतला होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि मेटल के अंदर क्या होती है? मिलेबिलिटी होती है, और मेटल के अंदर डक्टिलिटी भी होती है। आपको एक फैक्ट बताता हूं कि अगर आपके पास 1 ग्राम गोल्ड है तो 1 ग्राम गोल्ड में डक्टिलिटी, इसकी गोल्ड की डक्टिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि 1 ग्राम गोल्ड से लगभग 2 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जा सकती है। कितनी? 2 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जा सकती है 1 ग्राम गोल्ड से। तो गोल्ड इतना ज्यादा डक्टाइल और मिलेबल होता है। डक्टाइल मतलब थीन वायर बनाई जा सकती है, मिलेबल मतलब पीट पीट के हैमरिंग करके उसकी थीन शीट बनाई जा सकती है। तो अगर मैंने इसको पीट पीट के थीन शीट बनाया, तो थीन शीट बनाऊंगा तो अब यहाँ एटम के नंबर क्या हो गए बेटा? कम हो गए। अरे होंगे कि नहीं होंगे? तो रुदरफोर्ड ने क्या किया, इस गोल्ड का ऐसे लिया और गोल्ड को पीटना शुरू किया, उसको मिलेबल किया। मिलेबल प्रॉपर्टी का यूज करते हुए उसको पीट पीट के कितना पतला किया? तो इसको पतला करके इसने किया 10 टू पावर -4 mm, ठीक है, मिलीमीटर इतना पतला किया। या इसी को अगर मैं सेंटीमीटर में लिखूं तो 10 टू पावर -7 मीटर के फॉर्म में आ जाएगा। इतना उसने क्या किया? पतला कर दिया। अब आप इसको अगर नहीं समझ पा रहे हो तो कई बार आपने मिठाई खाई होगी, तो उस मिठाई के ऊपर एक सिल्वर कलर का सिल्वर लगा रहता है। वो कितना पतला होता है? बहुत ज्यादा पतला ना? समझो उससे भी थोड़ा पतला ही होगा ये, ठीक है, उससे भी क्या होगा? पतला। ये क्या लिया उसने? गोल्ड की फॉइल ली। गोल्ड की क्या ली? और इस गोल्ड फॉइल पे अब ध्यान सुनिएगा, यहां तक सेटअप समझा क्या बेटा? ये मिटा दूं क्या? यहां पे थोड़ा बाद में कहीं और लिख दूंगा मैं। तो उसने गोल्ड की फॉइल लिया, और ये गोल्ड की फॉइल कितनी पतली थी बच्चों? बोलो। अरे गोल्ड की फॉइल कितनी पतली थी? ये था 10 टू पावर -4 mm। ये इतनी पतली उसने गोल्ड की फॉइल लिया। अब इसके ऊपर कौन स्ट्राइक कर रहा है? अरे कौन स्ट्राइक किया? अल्फा रेज। और लगभग 30 से 35 हजार अल्फा रेज आ रही है। लेकिन अल्फा रे के साथ प्रॉब्लम यह है कि अल्फा रे को हमारी आंखों से हम अपनी आंखों से अल्फा रेज को देख सकते हैं क्या? नहीं। तो अल्फा रे को डिटेक्ट करने के लिए उसने इसके आजू बाजू क्या लगा दिया बेटा? फोटोग्राफिक प्लेट लगा दिया। क्या लगा दिया? फोटोग्राफिक प्लेट। अब यहां पे लग रही है आपकी क्या चीज? ये लग गई फोटोग्राफिक प्लेट। अब इस फोटोग्राफिक प्लेट आपने देखी है क्या बेटा? आपने एक्सरे वगैरह देखा होगा ना, या पुराने जमाने में जो फोटो निकाला जाता था तो वो रील देखी होगी ना? हाँ, निगेटिव। तो वो जो फोटो की निगेटिव होती थी, किसी के घर पे रखी हुई है क्या? पापा उपा की फोटो मांगोगे तो कभी उसमें देखना एल्बम में ऐसे बहुत सारे ऐसे ब्लैक कलर की पट्टी रखी होगी। तो जो ब्लैक कलर की या एक्सरे जो होता है वही क्या होता है? आपका फोटोग्राफिक प्लेट होता है। तो उसके चारों ओर, एक्सपेरिमेंट के चारों ओर उसने क्या लगा दिया बच्चे? फोटोग्राफिक प्लेट लगा दिया। क्या लगा दिया? फोटोग्राफिक प्लेट। अब ये जो 30 से 35 हजार कौन आ रहा है बेटा? अल्फा रेज आ रही। इसमें से मोस्ट ऑफ अल्फा रे बिना डिफ्लेक्ट हुए इसके आर पार चली गई। बिना डिफ्लेक्ट हुए क्या हो गई? इनमें से कुछ जो रेज थी वो एक्यूट एंगल पे ऐसे डिफ्लेक्ट हुई, कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हुई, कुछ इधर डिफ्लेक्ट हुई। और लगभग हर 10,000 में से कितने बेटा? 10,000 अल्फा रेज में से, 10,000 अल्फा रे में से लगभग 1 अल्फा रे, एक अल्फा रे क्या हुई? 180 पे बाउंस हुई। कितने पे बाउंस हुई बेटा? 180 डिग्री। मतलब गई, टकरा के वापस आ गई, गई और टकरा के। ये बात समझ में आई क्या? ये इसका एक्सपेरिमेंट का पूरा कंक्लूजन हुआ। तो जे थॉमसन ने, सॉरी, रुदरफोर्ड ने अपना स्कैटरिंग, अच्छा इसे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्यों कहा उसने? क्योंकि देखो यहां से क्या आ रही है? लाइट आ रही है। लाइट इन द सेंस कौन सी लाइट है? ये लाइट देखो, हम यहाँ पे अगर अल्फा रेज की बात, बीटा पार्टिकल की बात कर रहा हूं, किसकी? अल्फा रेज की बात कर रहे हैं। तो अल्फा रे एक पार्टिकल से बनी हुई रे है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे है।
और यहाँ पे बीटा रे हमें दिखाई देती है, अल्फा रे हमें दिखाई देती है क्या? नहीं। बीटा रे दिखाई देती है क्या? एक्स रे दिखाई देती है क्या? यूवी रे दिखाई देती है क्या? सिर्फ कौन सी लाइट दिखाई देती है? वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे दिखाई देती है जिनकी वेवलेंथ 700 से 350 नैनोमीटर के बीच में होती है। ठीक है, इस स्केल में है तो हमको दिखाई देगा, अदरवाइज वो हमको दिखाई नहीं देता। तो ये जहां पे भी जाते थे यहाँ पे क्या हो जाता था बेटा? इस तरीके से मतलब ग्लो आ जाता था, इसके ऊपर क्या आ जाता था? और इस ग्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है बेटा? जिंक सल्फेट होता है। क्या होता है बेटा? जिंक सल्फेट। मतलब यहाँ पे जेडएनएस है। क्या है? इसके ऊपर कोटिंग किसकी है? जेडएनएस की है, जिंक सल्फेट की कोटिंग है। और जिंक सल्फेट की कोटिंग के पे जैसे ही कौन आके हिट करता है? अल्फा रेज, वैसे ही वहां पे क्या हो जाता है बेटा? ग्लो आ जाता है, वहां पे स्पॉट बन जाता है। तो उस स्पॉट को देख के हमको पता चलता है कि हाँ यहाँ पे अल्फा रे आके टकराई थी, यहाँ आके टकराई थी। समझ में आई बात? तो मैं ये कह रहा था कि इसको स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्यों कह रहे हैं? इसको स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्यों कह रहे हैं? स्कैटर मतलब क्या होता है? फैलना। स्कैटर मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे पहले सारी रेज एक साथ चल रही थी, यहाँ टकरा के इधर उधर बिखर गई, तो इस बिखराव को हम क्या कह रहे हैं? स्कैटरिंग कह रहे हैं। लेकिन ये स्कैटरिंग किसका हो रहा है? अल्फा रेस का हो रहा है। अल्फा रे का हो रहा है, तो इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को कई जगह देखोगे तो रुदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रुदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, क्योंकि स्कैटर किसका हो रहा है? अल्फा पार्टिकल का, इसलिए इसको क्या नाम दिया जाता है? रुदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। मतलब इसके बीच में और हम क्या जोड़ देते हैं? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये चीज जोड़ दी जाती है। यहां तक बात समझ में आई क्या? अब ये उसका हो गया पूरा एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे रुदरफोर्ड क्या कह रहा है? तो रुदरफोर्ड बोलता है कि देखो उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कैसे, तो उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। कैसे, तो उसको हम डिस्कस। उसने कहा कि एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। एटम के सेंटर में कौन होता है भाई? क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और इस न्यूक्लियस में क्या रहता है बेटा? प्रोटॉन रहता है। इस न्यूक्लियस में क्या रहता है? और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? ये कौन कह रहा है बच्चों? कौन कह रहा है? रुदरफोर्ड। तो इसके रुदरफोर्ड के न्यूक्लियस में क्या है बेटा? पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है। क्या है बच्चे? पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन। और इसके सराउंडिंग में, इसके सराउंडिंग में अलग अलग ऑर्बिट में, अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं। ऐसे अलग अलग ऑर्बिट में क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं। और पहली ऑर्बिट को हम क्या कहेंगे बेटा? के सेल, दूसरे को एल, तीसरे को एम, उसके बाद में एन, एन ओ पी क्यू आर एंड सो ऑन, ऐसे बोलते चले जाएंगे। तो ये के एल एम एन ओ पी क्यू आर, ये सब क्या है बेटा? इनको या तो हम शेल कहते हैं, या फिर इन्हीं को हम क्या कहते हैं बेटा? ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिट। तो ये सेल और ऑर्बिट, तो ये सेल और ऑर्बिट का नाम भी कौन रख रहा है? रुदरफोर्ड रख रहा है। कौन रख रहा है? रुदरफोर्ड। रुदरफोर्ड क्या बता रहा है? एटम के सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन है। आप कहोगे सर उसमें न्यूट्रॉन नहीं है क्या? तो नहीं बेटा, क्योंकि ये जो रुदरफोर्ड जो है, रुदरफोर्ड अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा 1912 के आसपास। किसके आसपास? और न्यूट्रॉन जो होता है बेटा, न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी हो रही है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होती है 1932 में जेम्स चैडविक के थ्रू। किसके थ्रू? जेम्स चैडविक के थ्रू। तो उस समय तक तो न्यूट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन आएगा क्या? नहीं। तो उसके न्यूक्लियस में सिर्फ और सिर्फ क्या है? प्रोटॉन है। सिर्फ और सिर्फ क्या है? प्रोटॉन है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ रोटेट करते हैं? अलग अलग शेल में या ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं। पर यहाँ पे अब तुम सोचोगे सर ये वाले एक्सपेरिमेंट से इतनी सारी बातें उसने कैसे बताया, है ना? तो अब ध्यान से सुनो, उसने क्या किया था? सिमेट्री का यूज किया। उसने कंपेयर किया। किसको कंपेयर किया? सोलर सिस्टम और एटम को। जैसे कि इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि जॉन डाल्टन ने क्या कहा कि एटम कैसा होता है? स्पेरिकल होता है। एटम कैसा होता है? एटम उसके हिसाब से कैसा था बच्चों? स्पेरिकल था। तो उसने क्या क्या रीजन दिया था कि एटम स्पेरिकल क्यों होना चाहिए? जब उसने कहा कि एटम स्पेरिकल होता है, लोगों ने उससे पूछा तुमने एटम देखा? नहीं। मैंने भी एटम नहीं देखा, तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं कि एटम स्पेरिकल होता है? तो उसने क्या लॉजिक लगाया था कि देखो सन कैसे बना? अपने से बना। कैसा बना? स्पेरिकल बना, है ना? मून कैसे बना? अपने से बना। कैसा बना? स्पेरिकल बना। अर्थ कैसे बनी? अपने से बनी। कैसे बनी? स्पेरिकल। बारिश हुई, बारिश की बूंद बनी, अपने से बनी। कैसे बनी?
तो इसीलिए एटम भी अपने से बने तो कैसे बने होंगे, स्फेरिकल बने होंगे। ये जो सिमेट्री उसने यूज किया था, इसी को एक कदम आगे लेके जाता है कौन, रुदरफोर्ड। कौन लेके जाता है बेटा, तो रुदरफोर्ड ने एटम को, किसको, एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर को कंपेयर किया सोलर सिस्टम से। किससे कंपेयर किया, जैसे सोलर सिस्टम के सेंटर में कौन प्रेजेंट होता है बेटा, सन प्रेजेंट होता है, वैसे ही एटम के सेंटर में कौन प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जैसे सन के चारों ओर अलग अलग ऑर्बिट में प्लैनेट रोटेट करते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस के चारों ओर अलग अलग ऑर्बिट में कौन रोटेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं। कौन रोटेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं। जैसे पूरे सोलर सिस्टम का, अगर मान लो पूरे सोलर सिस्टम का वजन 100 केजी है, सपोज कितना है, 100 केजी है, तो इस 100 केजी में से सन का अकेला मास कितना है बेटा, सन का अकेला मास होता है 99.886 केजी। मतलब अगर पूरे सोलर सिस्टम 100 किलो का है तो उसमें से 99.86 केजी किसका वजन है, सिर्फ सन का है, और बचा हुआ 0.14 केजी किसका वजन है, पूरे उसमें प्लैनेट आ गए, सारे मून आ गए, सब कुछ। मतलब ऑलमोस्ट पूरे सोलर सिस्टम का मास कहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है, सन के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है। कई जगह देखोगे ना तो ये डाटा ऐसे लिखा रहता है कि 99.8% जो मास है पूरे सोलर सिस्टम का, 99.8% मास कहां पे होता है, सन में होता है। एग्जैक्ट शायद 99.86 के आसपास जाता है, तो उतना ज्यादा आपको कंक्लूड नहीं करना। बस ये बात याद रखनी है कि जो पूरा सोलर सिस्टम है उसका ऑलमोस्ट सारा मास कहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है, सन के अंदर। वैसे ही रुदरफोर्ड भी कह रहा है कि, रुदरफोर्ड भी क्या कह रहा है बच्चे, कि जैसे जो एटम होता है, एटम का सारा मास कहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है, उसके न्यूक्लियस में है। कहां पे है उसका सारा मास, मतलब मास जो पूरा का पूरा मास है, किसका, मास ऑफ एटम, ऑलमोस्ट सारा का सारा मास ऑफ एटम कहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है, उसके न्यूक्लियस में है। न्यूक्लियस बहुत ही छोटा होता है। उसने कहा जो न्यूक्लियस है भाई, न्यूक्लियस बहुत ज्यादा क्या होता है, छोटा होता है। अगर मैं कंपेयर के हिसाब से बताऊं तो आप इस बात को ऐसे समझो कि एक कोई क्रिकेट का मैदान है ना, और उस क्रिकेट के मैदान, मान लो वो क्रिकेट का जो जितना बड़ा मैदान होता है, प्लेग्राउंड होता है, वो पूरा का पूरा क्या है, एटम है, और उसके सेंटर में मैंने क्या रख दिया, एक मक्खी है, छोटी मक्खी पता है ना, एक मक्खी बैठी हुई है। तो एटम उतना बड़ा है तो उसका जो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, वो उस मक्खी के बराबर होगा। मतलब आप इमेजिन कर पा रहे हैं कितना छोटा होगा, अरे हाँ या ना। तो इस तरीके से, तो ये बात भी कौन बता रहा है, रुदरफोर्ड बता रहा है। सवाल यही उठता है कि उसने इस एक्सपेरिमेंट से इतना सारा डाटा बता कैसे दिया। तो अब इसको हम डिस्कस करें क्या। पहले मुझे बताओ रुदरफोर्ड ने क्या क्या बताया। रुदरफोर्ड ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, या इसको हम क्या, इसको रुदरफोर्ड ने किया इसलिए हम क्या कहते हैं, रुदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, या रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट सिंपली। ठीक है, स्कैटर का मतलब क्या होता है बेटा, बिखराव, फैलना। ठीक है, और अच्छा स्कैटरिंग के वजह से आपको स्काई कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। किस वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। ओशन हमको कैसा दिखाई देता है बेटा, ब्लू दिखाई देता है। क्यों, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई। जो आसमान है उसका रिफ्लेक्शन कहां पे होता है, पानी में, इसलिए हमको पानी भी कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। ये बात समझ में आई। तो वहां स्कैटरिंग हम कहते हैं ब्लू लाइट का हो रहा है। किसका हो रहा है, यहां स्कैटरिंग किसका हो रहा है, अल्फा पार्टिकल का हो रहा है। तो उसने एक लीड का बॉक्स लिया, यहां से अल्फा रे निकली, स्लिट लगाया, स्लिट से मल्टीपल हो गई, एक बीम मल्टीपल बीम में कन्वर्ट हुई। इसको कहां रखा उसने, गोल्ड के फॉइल पे हीट कराया, गोल्ड के फॉइल पे हीट कराया, तो वो चारों ओर बिखर गई। इनमें से जो मोस्ट ऑफ अल्फा रेज थी, मोस्ट ऑफ अल्फा रेज क्या हो गई थी, इसके गोल्ड के आर पार गई थी। कुछ अल्फा रेज क्या हुई थे, इधर उधर डिफ्लेक्ट हुई थी। अब उसने, जो रुदरफोर्ड है, रुदरफोर्ड ने एटम का स्ट्रक्चर, एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर किससे कंपेयर किया, सोलर सिस्टम से। जैसे सोलर सिस्टम में सन सेंटर में है, वैसे एटम के सेंटर में कौन है, न्यूक्लियस। जैसे पूरे सोलर सिस्टम का मास कहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है, एटम के अंदर, एटम के सोलर सिस्टम का मास कहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है, सन में कॉन्सेंट्रेटेड है। वैसे एटम का सारा मास कहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है, उसके न्यूक्लियस में है, उसके न्यूक्लियस में है। ये सारी बातें बताने के बाद में अब देखो ध्यान सुनो कि ये उसने कैसे कंक्लूजन निकाला कैसे। तो यहां पे उसने, सपोज मान लीजिए यहां पे मैं ऐसे गोल्ड के एटम बना लेता हूं, ऐसे काफी सारे यहां गोल्ड के एटम हमने बना दिए इस तरीके से।
ध्यान सुनिएगा बच्चों। अब यहां से कौन आया बेटा, बहुत सारी अल्फा रेज आई। रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, मुझे डायग्राम बना लेने दो ताकि आप इस बात को समझ पाओ। ऐसे एटम रहे होंगे, अरे हाँ या ना। अब मान लो इधर से कौन आ रही है, अल्फा रेज आ रही है, तो इनमें से मोस्ट ऑफ अल्फा रे बिना किसी डिफ्लेक्शन के ही क्या हो गई बेटा, सीधे सीधे आर पार हो गई, सीधे सीधे क्या हो गई, एटम के आर पार चली गई। तो इनमें से जो मोस्ट ऑफ जो रेज थे वो इस गोल्ड फॉइल के कहां चली गई बेटा, आर पार चली गई। आर पार चली गई, इसका मतलब क्या हुआ कि एटम के अंदर बहुत सारी क्या होती है, खाली जगह होती है। बहुत सारी क्या होती है, खाली जगह होती है। ये बात समझ में आई क्या? जैसे अगर मान लो ये इधर से 30 से 35 हजार अगर रेज आ रही है, तो उसमें से लगभग ऑलमोस्ट पूरी की पूरी, 10-15 को छोड़ दो तो ऑलमोस्ट पूरी की पूरी रेज उस गोल्ड फॉइल से क्या चली गई, आर पार चली गई। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे बहुत सारी क्या होनी चाहिए, खाली जगह होनी चाहिए, एम्प्टी स्पेस होनी चाहिए, होलो स्पेस होनी चाहिए। मतलब एटम अंदर से कैसा होता है, खोखला होता है। अंदर से कैसा होता है, खोखला होता है। ठीक है, उसने ये देखा कि इनमें से कुछ जो अल्फा रेज है, इनमें से कुछ जो अल्फा रेज है वो आ रही है और टकरा रही है, टकरा के बाउंस बैक कर जा रही है। टकरा के क्या कर रही है बेटा, बाउंस बैक कर जा रही है। अब जो अल्फा रेज है, अल्फा पार्टिकल जो होते हैं, अगर मैं अल्फा सोर्स को दीवार के उस साइड भी रख दूं तो दीवार के उस साइड से भी अल्फा रे उसको पेनिट्रेट करते हुए इधर आ जाएंगे। मतलब अल्फा रेज का पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा हाई होता है। पर वो यहां पे इनमें से हम देख रहे हैं कि हर 10,000 में से कितने बेटा, 10,000 अल्फा रेज में से 10,000 अल्फा रेज में से एक अल्फा रेज क्या कर रही है, बाउंस बैक कर रही है। मतलब वो किसी ऐसे चीज से टकरा रही है जिसको वो आर पार करके जा नहीं सकती है। और ऐसा कब हो सकता है, जब वो चीज जिससे भी ये टकरा रही है वो बहुत ज्यादा क्या हो, डेंस हो। और डेंस होने के लिए उसका साइज बहुत ज्यादा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और मास बहुत ज्यादा होना चाहिए। समझ में आई बात? तो इस तरीके से उसने ये जो बाउंस बैक कर रही है, इस बेसिस पे उसने बताया कि जो एटम होगा, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो बहुत छोटा होगा और उसका पूरा ऑलमोस्ट एटम का पूरा मास कहां पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा, उस न्यूक्लियस के अंदर होगा। हमने देखा उस एक्सपेरिमेंट में कुछ चीजें ऐसी दिखाई दी कि इनमें से कुछ रेज आई और आने के बाद एक्यूट एंगल पे ऐसे क्या हो गई थी बेटा, मुड़ गई थी, ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई। तो ये डिफ्लेक्शन क्यों हुआ? तो मैंने आपको बताया जो अल्फा रेज होती है, अल्फा रेज के ऊपर कौन सा चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है। अरे कौन सा चार्ज होता है? तो अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये यहां से डिफ्लेक्ट कब होगी, जब न्यूक्लियस के अंदर भी कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो। तो पॉजिटिव क्या होगा, रिपल्सन होगा, और उस रिपल्सन से क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। ये बात समझ में आई क्या सबको? पक्का। इस तरीके से जो रुदरफोर्ड था, रुदरफोर्ड ने ये कंक्लूजन निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला? कि एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसमें और उस न्यूक्लियस में ऑलमोस्ट एटम का सारा मास कहां पे कॉन्सेंट्रेट होता है, उसके न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस की साइज एटम के मुकाबले बहुत ज्यादा क्या होती है, छोटी होती है। इस न्यूक्लियस के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन। और प्रोटॉन है तो वहां पे कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन, सॉरी निगेटिव, पॉजिटिव चार्ज होता है। और इस न्यूक्लियस के चारों ओर अलग अलग ऑर्बिट में कौन रोटेट करते रहता है बेटा, इलेक्ट्रॉन रोटेट करते रहते हैं। इस तरीके से रुदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल सबके सामने रखा। क्या आपको समझ में आई बातें? चलिए तो कुछ और इसमें बातें कर लेते हैं। यहां देखो, सभी लोग का ध्यान मेरी ओर होना चाहिए। रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, या इसको कई जगह पे तुम क्या देखोगे, रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है इसी एक्सपेरिमेंट को। मतलब इस एक्सपेरिमेंट से वही चीजें निकल के सामने आ रही है। ध्यान सुनिएगा। रुदरफोर्ड परफॉर्म द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, स्ट्रक्चर ऑफ द, अच्छा इसे द पढ़ेंगे कि दी पढ़ेंगे, THE, द पढ़ेंगे कि दी पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। कभी भी द जो आर्टिकल होता है, THE आर्टिकल है, इसके पहले AEIOU आ गया, ठीक है, तो उसे दी पढ़ा जाता है। अदरवाइज उसे क्या पढ़ते हैं, द पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसने एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है बेटा,
स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया है। क्या किया है? स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ये बात समझ में आई। अच्छा ये कब कर रहा है, इसका टाइम पीरियड क्या है बेटा? तो 1912 में कर रहा है। कब कर रहा है? 1912 में। रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट कब परफॉर्म किया? 1912 में किया। क्लियर है क्या मेरी बात? अब देखो इसका सेटअप कैसा था भाई? अल्फा पार्टिकल रेडियो एक्टिव सोर्स था, मतलब अल्फा पार्टिकल कहां से निकल रहे थे? रेडियो एक्टिव सोर्स दिया था। और ये रेडियो एक्टिव सोर्स कौन सा था बेटा? अरे बोलो, अभी तो बताया था, रेडियम था। ये बात समझ में आई क्या? आपको इतना डीप में नहीं पूछा जाएगा, बट थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है? कि कब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है? 1912 में। कौन परफॉर्म कर रहा है? रदरफोर्ड। कौन सा एक्सपेरिमेंट? स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। किस लिए? एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर को या एटम के स्ट्रक्चर को जानने के लिए। ये बात समझ में आ रही है क्या? अरे हाँ या ना? दूसरी चीज देखो, यहां पे उसने अल्फा पार्टिकल के लिए क्या लिया था? रेडियो एक्टिव सोर्स किसको लिया? रेडियम को लिया, ठीक है? बीम फोकस थ्रू द लीड बॉक्स। और ये जो अल्फा सोर्स की बीम है, इसको किससे फोकस किया गया बेटा? लीड बॉक्स से फोकस किया गया। किससे किया गया? लीड बॉक्स से। अब ये लीड बॉक्स में, अब देखो यहां पे ये छोटे छोटे डॉट दिखाए गए। ये छोटे छोटे डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा? अल्फा पार्टिकल को। और इस अल्फा पार्टिकल की जो आपकी बीम है, जो थिक बीम है, उसको नैरो बीम में कन्वर्ट करने के लिए उसने क्या यूज किया बेटा? स्लिट यूज कर दिया था। क्या यूज किया था? तो यहां पे ये क्या लगा दिया है उसने? स्लिट लगा लिया है। स्लिट से जो एक बड़ी बीम थी, वो छोटी छोटी बीम में क्या हो गई? टूट गई थी। ये बात समझ में आ रही है क्या? अरे हाँ या ना? दूसरा चीज, फिर वहां पे अल्फा रेज जो होती है, या ये जो अल्फा रेज है, कौन है बेटा? अल्फा रे। अल्फा रे हमको दिखाई देती है क्या आंखों से? नहीं दिखाई देती है। तो इसको टकराने के बाद ये किधर किधर डाइवर्ट हुई, किधर मुड़ी, ये बात जानने के लिए उसने चारों ओर क्या लगा दिया था इस तरीके से? अरे क्या लगाया था? फोटोग्राफिक प्लेट, जिसको फ्लोरोसेंट स्क्रीन भी कहा जाता है, जो किससे कोटिंग होती है? जिसके ऊपर जिंक सल्फेट की कोटिंग होती है। किसकी होती है? जिंक सल्फेट की कोटिंग होती है। इसको पूरे चारों ओर से घेर दिया था। समझ में आ रही है मेरी बात? अरे हाँ या ना? उसके बाद में जो एटम है उसकी स्टडी करने के लिए उसने क्या लिया था बेटा? गोल्ड फॉइल लिया था। गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया? लोहा क्यों नहीं ले लिया? क्योंकि गोल्ड की डक्टिलिटी और मिलेबिलिटी क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। तो उसको मिलेबिलिटी वाली प्रॉपर्टी काम आई कि डक्टिलिटी वाली प्रॉपर्टी काम आई? मिलेबिलिटी। मिलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? हैमरिंग करके किसी भी चीज को क्या करना? छोटा छोटा, सॉरी छोटा नहीं, थीन बना देना, बहुत बारीक प्लेट बनाना। थीन प्लेट बनाने की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मिलेबिलिटी। तो यहाँ मिलेबिलिटी गोल्ड की बहुत ज्यादा थे, दैट्स व्हाई वो किसको यूज कर रहा है? गोल्ड फॉइल को यूज कर रहा है। किसको यूज कर रहा है? गोल्ड फॉइल। और वहां पे जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के बाद में अल्फा पार्टिकल किधर जा रहे हैं, उसको डिटेक्ट करने के लिए जिंक सल्फाइड स्क्रीन का यूज कर रहा है। और इसी जिंक सल्फाइड स्क्रीन को हम क्या कहते हैं? फोटोग्राफिक प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? या इसी को हम क्या कहते हैं? फ्लोरोसेंट स्क्रीन कहते हैं। ये बात समझ में आई क्या? अरे हाँ या ना? पक्का? उसने ऑब्जर्वेशन क्या देखा? उसके 3 मेजर ऑब्जर्वेशन थे। पहला, जो मोस्ट ऑफ अल्फा बीम थी वो बिना डिफ्लेक्ट हुए स्ट्रेट लाइन में क्या हो गई बेटा? गोल्ड फॉइल से आर पार चली गई। बिना डिफ्लेक्ट हुए क्या हुई? सीधा आर पार गुजर गई। दूसरा, सम ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड थ्रू अ स्मॉल एंगल। कुछ क्या हुई? बहुत ही कम एंगल से डिफ्लेक्ट हुई। और कुछ इसमें अल्फा पार्टिकल क्या कर गई बेटा? बाउंस बैक कर गई। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था। कहां बता रहा था? ये वाला में, ठीक है? ये वाले में आपको जैसा बता रहा था कि यहां से मोस्ट ऑफ बहुत सारी अल्फा बीम आई। इनमें से बहुत सारी अल्फा बीम में से सारी की सारी देखो, ऑलमोस्ट सारी की सारी क्या हो गई? पास हो गई। इनमें से सीधी सीधी बिना डिफ्लेक्ट हुए क्या हुई? ग्रीन वाली देखो, सारी ग्रीन वाली बिना डिफ्लेक्ट हुए पास हुई। बिना डिफ्लेक्ट हुए पास हुई मतलब एटम के अंदर बहुत सारी खाली जगह है। मतलब एटम अंदर से कैसा है? खोखला है। एटम अंदर से कैसा है? और अंदर से खोखला है मतलब वहां पे कोई जो उसका न्यूक्लियस होगा बहुत ज्यादा छोटा होगा, ठीक है? तो ये सारी चीजें, तो ये तीनों ऑब्जर्वेशन समझे बेटा? इन तीनों ऑब्जर्वेशन के बाद में उसने कंक्लूजन क्या निकाला? उसने एटम को कैसा प्रेडिक्ट किया? एटम इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस। एटम के अंदर मोस्ट ऑफ क्या जगह क्या होती है बेटा? खाली होती है। मोस्ट ऑफ द मास ऑफ ऑल पॉजिटिव चार्ज आर कॉन्सेंट्रेटेड इन अ टाइनी डेंस न्यूक्लियस। मतलब उसने बताया कि न्यूक्लियस क्या होता है? बहुत छोटा होता है। और कैसा होता है? हाईली डेंस होता है। और उसका नेक्स्ट कंक्लूजन क्या था? न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एटम। जो न्यूक्लियस है उसकी साइज क्या होती है? बहुत ज्यादा छोटी होती है एज कंपेयर टू एटम। मतलब पूरे एटम के मुकाबले न्यूक्लियस क्या होता है? बहुत ज्यादा छोटा होता है, बहुत ज्यादा
छोटा होता है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं किसके चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर। रुदरफोर्ड ने अपना मॉडल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद में जो अपना मॉडल उसका है एटम का, उस एटम को किससे कंपेयर किया, अरे किससे कंपेयर किया, सोलर सिस्टम से, कि एटम इज उसने कहा एटम इज अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ सोलर सिस्टम। जैसा सोलर सिस्टम है वैसा ही क्या होता है हमारा एटम होता है, वो मिनिएचर फॉर्म है किसका, सोलर सिस्टम का। मतलब कि सोलर सिस्टम बहुत ज्यादा अगर छोटा हो तो वो छोटा सा क्या बन जाएगा, एटम वैसा ही होता है अंदर से जैसा हमारा सोलर सिस्टम है। ठीक है, तो कंपेयर भी किया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है रुदरफोर्ड ने। अब यहाँ पे इसे हम क्या कहते हैं बेटा, दिस एक्सपेरिमेंट लीड टू रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। इसको हम किस नाम से जानते हैं, रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। मतलब आपसे कभी पूछा जाए कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की तो क्या कहोगे, रुदरफोर्ड ने की। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, ये बात कौन बता रहा है, रुदरफोर्ड बता रहा है। अच्छा, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, अगर देखो आपका स्टेट बोर्ड आया, ठीक है, स्टेट बोर्ड में अगर क्वेश्चन आता है, कैसे आता है बेटा, कि हु डिस्कवर प्रोटॉन, और वहां ऑप्शन दिया है रुदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, जे थॉमसन, डाल्टन, तो किसको हेडिंग मारेंगे, रुदरफोर्ड को मारेंगे। ठीक है, कि प्रोटॉन की डिस्कवरी कौन कर रहा है, रुदरफोर्ड कर रहा है। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन यही दिया कि हु डिस्कवर प्रोटॉन, हु डिस्कवर प्रोटॉन, देखो ध्यान सुनो, आपको पहला क्वेश्चन है हु डिस्कवर प्रोटॉन और वहां चार ऑप्शन कौन कौन सा है, रुदरफोर्ड, जे थॉमसन, डाल्टन और कोई एक साइंटिस्ट और मान लो, तो उनमें से हेड किसको मारना है, रुदरफोर्ड। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसा रहा और कि हु डिस्कवर प्रोटॉन और उसमें रुदरफोर्ड का नाम ही नहीं है, नाम क्या है, डाल्टन, जेम्स चैडविक, गोल्डस्टेन और वहां पे एक और नाम ले लो कोई, डी ब्रोगली, तो बताओ किसने डिस्कवर किया, गोल्डस्टेन ने किया। किसने किया, एनोड रे की डिस्कवरी भी किसने की है, गोल्डस्टेन ने। तो ऑप्शन के हिसाब से देख लेना, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से चेक कर लेना। अगर गोल्डस्टेन है तो किसको मारोगे, गोल्डस्टेन को। रुदरफोर्ड नहीं है, गोल्डस्टेन है तो गोल्डस्टेन। अगर रुदरफोर्ड है, स्टेट बोर्ड का पेपर दे रहे हो तो किसको मारोगे, रुदरफोर्ड को, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन है। ठीक है, अरे समझ में आई क्या मेरी बात। तो आपको ये एटम का, रुदरफोर्ड का मॉडल कुछ हद तक समझा क्या बच्चों, पक्का। जरा इसमें कुछ और चीजें देख लो। यहां पे देखो, जो साइज ऑफ फ्रेमी में इसको काउंट करते हैं, न्यूक्लियस की साइज किसमें काउंट की जाती है बेटा, फर्मी, इसे फर्मी कहते हैं एक्चुअल में। दिख रहा है क्या आप लोग को, तो फर्मी में किया जाता है, किसमें किया जाता है बेटा, फर्मी में किया जाता है। और याद रखिएगा कि 1 फर्मी इक्वल टू क्या होता है, 10 टू पावर -13 सेंटीमीटर, या फिर 1 फर्मी का मतलब क्या होता है बेटा, 10 टू पावर -15 मीटर होता है। ठीक है, तो ये वाली चीज आप याद रखेंगे, ये वाली चीज क्या रखेंगे बेटा, याद रखेंगे। ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की साइज कितनी होती है, 1.5 टू 6.5 फर्मी होती है, 1.5 टू 6.5 फर्मी के बीच में रहती है। मतलब कंपेयर के तौर पे मैंने आपको बताया ना कि मान लो पूरा अगर क्रिकेट का ग्राउंड एक एटम है और उसके सेंटर में कौन बैठा है, एक छोटी सी मक्खी बैठी है, तो वो मक्खी क्या है बेटा, आपका न्यूक्लियस है, और पूरा ग्राउंड क्या है, आपका एटम है। मतलब एटम के मुकाबले कितना छोटा होता है न्यूक्लियस, इमेजिन कर पा रहे हैं। इसको भी कौन बता रहा है, रुदरफोर्ड बता रहा है। इससे ज्यादा आपको यहाँ पे जानने की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे एक एक करके बता दीजिए किसके क्या क्या क्वेश्चन हैं, तो उसको हम एक एक करके ले लेते हैं। फिर इसमें क्या क्या समस्याएं हैं, इसके डीमेरिट क्या क्या हैं, इसमें कमियां क्या क्या थी, इसमें खामियां क्या क्या थी, वो सारी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। नहीं अभी तो टाइम है ना अपने पास, नहीं कल डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। तो एक बार मुझे बता दीजिए कि इसमें आपको क्या नहीं समझा।